हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई परीक्षा धाम पब्लिकेशन की आयोग से संबंधित पुस्तक में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अर्थात कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत संवैधानिक संस्था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। यहाँ से एग्जाम में 2 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न 1, किस अनुच्छेद में कैग का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में कैग का उपबंध किया गया है। दूसरा प्रश्न बनता है, कैग किस प्रकार की संस्था है? तब आपको आंसर करना है संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, कैग की स्थापना 1858 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यदि हम बात करें कैग की संरचना की, तो दोस्तों यह केवल एक सदस्यीय निकाय है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वी नरहरि राव एवं वर्तमान में इस पद को सुशोभित कर रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आखिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य कौन से करता है। दोस्तों, कैग भारत और राज्य की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय का लेखा परीक्षण करता है। भारत और राज्य के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि से किए जाने वाले व्यय का लेखा परीक्षण भी करता है। तो दोस्तों, आपको कैग के कार्यों के बारे में भी जानकारी रखनी है कि कैग भारत और राज्य की संचित निधि से जो भी व्यय किए जाते हैं उनका लेखा परीक्षण करता है। साथ ही साथ भारत और राज्य के लोक लेखा सहित राज्य की आकस्मिकता निधि से किए जाने वाले व्यय का लेखा परीक्षण भी कैग करता है। विशेष तथ्यों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, कैग को वॉच डॉग और गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहा जाता है। कैग को हम क्या कहते हैं? वॉच डॉग और गार्जियन ऑफ द पर्स। दोस्तों, मध्य प्रदेश महालेखाकार का प्रधान कार्यालय ग्वालियर में है एवं मध्य प्रदेश महालेखाकार का उप कार्यालय भोपाल में स्थित है। इन दोनों बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बात करी थी लोक लेखा निधि, तो मैं आपको बता दूं लोक लेखा निधि या पब्लिक अकाउंट्स फंड होता क्या है। दोस्तों, लोक लेखा निधि पब्लिक का पैसा होता है जो सरकार के पास लोक लेखा में जमा होता है और समय आने पर सरकार को उसे पब्लिक के लिए वापस लौटाना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत भारत और राज्यों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत लोक लेखा निधि की व्यवस्था की गई है। तब आपको आंसर करना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा निधि की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इसके उदाहरण को यदि हम जाने तो कर्मचारी भविष्य निधि लोक लेखा निधि का उदाहरण है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, परिचय, संवैधानिक प्रावधान, नियुक्ति एवं शपथ, कार्यकाल व वेतन भत्ते, त्यागपत्र व निष्कासन, रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन, कैग के कार्य, कैग से संबंधित अनुच्छेद, कैग की सूची, मध्य प्रदेश महालेखाकार। दोस्तों, प्रश्न पुस्तिका के लिए मैंने आपसे कहा था हम एक अलग से सेपरेट
प्ले लिस्ट तैयार करेंगे जिसके माध्यम से हम इस पुस्तक से संबंधित सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित पृष्ठभूमि से। दोस्तों वर्ष 1858 में, ध्यान रखिए, वर्ष 1858 में महालेखाकार का कार्यालय लॉर्ड कैनिंग द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया महालेखाकार का कार्यालय? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। कब स्थापित किया गया था? 1858 में स्थापित किया गया था। 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारत के पहले ऑडिटर जनरल कौन थे? एडवर्ड ड्रमंड थे। इनको कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इनको वर्ष 1860 में नियुक्त किया गया था। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। दोस्तों 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। आपके एग्जाम में यहाँ से सीधा प्रश्न बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया? तब आपको आंसर करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोस्तों 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्तियां प्रदान की गई। दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि प्रांतीय लेखा परीक्षक का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तब आपको आंसर करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं परिचय की। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न होगा कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तब आपको आंसर करना होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। दोस्तों देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण एवं लोक वित्त का प्रहरी होता है कौन? कैग। तो दोस्तों आपको यह बात भी आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है कि देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण एवं लोक वित्त का प्रहरी कैग होता है। कैग का पूरा नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। आपको कैग के फुल फॉर्म से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना 1948 में की गई थी एवं सबसे पहले हमने देखा था 1858 में की गई थी। दोस्तों कैग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम हेल्प की। दोस्तों कैग को वॉच डॉग के नाम से भी जाना जाता है। समाचार के पन्नों से यदि हम बात करें तो 8 मार्च 2022 को भारत के CAG श्री गिरीश चंद्र मुर्मू और मालदीव के महालेखा परीक्षक हुसैन नियाजी से मुलाकात की। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने मालदीव के महालेखा परीक्षक हुसैन नियाजी से मुलाकात की। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की। दोस्तों कैग एक संवैधानिक एक सदस्यीय निकाय है। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। कैग एक संवैधानिक निकाय है और यह एक सदस्यीय निकाय है। ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है पहला ऑप्शन ही ऐसा बना दें कि कैग एक संवैधानिक एवं बहुसदस्यीय निकाय है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कैग बहुसदस्यीय निकाय नहीं है। इसका वर्णन संविधान के भाग 5 और
अनुच्छेद 148 में किया गया है। आपको दोनों बातें याद रखनी है, भाग 5 और अनुच्छेद 148। वरीयता सूची में कैग का क्रमांक 9वां है दोस्तों। नियुक्ति एवं शपथ पत्र की यदि हम बात करें तो कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। कैग को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। वेतन भत्ते की यदि हम चर्चा करें, कार्यकाल की चर्चा करें तो दोस्तों कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। दोस्तों आपको यह तथ्य भी याद रखना है कि कोई भी पद धारण कैग अपनी सेवानिवृत्ति के बाद नहीं कर सकते, चाहे वह भारत सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं या भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। इनका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है और यह बात अनुच्छेद 148(3) में कही गई है। वर्तमान में कैग का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह है। दोस्तों आपको ये सारे बिंदु याद रखने हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं त्यागपत्र एवं निष्कासन की। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा कैग को उसी तरह हटाया जाता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर प्रस्ताव पास करके कैग को हटाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैग को हटाने का आधार क्या है। आपके एग्जाम में यदि आधार से संबंधित प्रश्न आता है तब आपको दुर्व्यवहार या अयोग्यता का आधार टिक करना होगा। एवं हम इनको किस तरह से हटा सकते हैं, जिस तरह से हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी तरीके से हम कैग को हटाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हम इन्हीं आधारों पर हटाते हैं जो कि हैं दुर्व्यवहार या अयोग्यता। इन आधारों पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ प्रस्ताव पास किया जाता है। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तब इनको अपने पद से या पदत्याग करना होता है। अब हम चर्चा करते हैं रिपोर्ट अथवा वार्षिक प्रतिवेदन की। रिपोर्ट व वार्षिक प्रतिवेदन की दोस्तों कैग अनुच्छेद 151 के तहत अपनी रिपोर्ट सौंपता है। केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट कैग राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट को संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। दोस्तों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है एवं स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित रिपोर्ट जो संबंधित राज्य होता है उसके राज्यपाल को सौंपता है। यदि सिर्फ प्रेसिडेंट ऑप्शन में आता है और राज्य सरकार की रिपोर्ट पूछा जाता है तब आपको प्रेसिडेंट वाले ऑप्शन पर टिक नहीं करना है, आपको गवर्नर वाले ऑप्शन पर टिक करना है। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट संसद और राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। दोस्तों संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति, संसद और राज्यपाल विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। अब हम चर्चा करते हैं कैग के कार्यों के बारे में विस्तार से। दोस्तों भारत और राज्य की संचित निधि से किए गए व्यय का लेखा परीक्षण करना, भारत और राज्य के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि के व्यय का लेखा परीक्षण करना, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां संचित निधि व्यय की जांच करना, कैग सभी निकायों एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है उनका लेखा परीक्षण भी करता है। कैग
राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्य के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर अन्य प्राधिकरणों के लेखाओं का लेखा परीक्षण भी कैग कर सकता है। दोस्तों, आपको यहाँ से यह प्रश्न भी ध्यान रखना है कि केंद्र और राज्य के लेखा किस प्रारूप में रखे जाएं, ऐसी सलाह राष्ट्रपति को कौन देता है? तो ऐसी सलाह राष्ट्रपति को कैग के द्वारा दी जाती है। दोस्तों, यह सर्वोच्च लेखांकन संस्था है जिसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। आपके एग्जाम में यदि प्रश्न आता है कि भारत की सर्वोच्च लेखांकन संस्था कौन सी है, तब भी आपको कैग पर आंसर टिक करना है एवं यह भी ध्यान रखना है कि कैग के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम बात करेंगे कैग से संबंधित अनुच्छेदों की। दोस्तों, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करी गई है। 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के खातों का विवरण का प्रारूप और राष्ट्रपति को सलाह के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 151 कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के पटल पर रखना, इस बारे में अनुच्छेद 151 में चर्चा करी गई है। दोस्तों, यह चारों अनुच्छेद आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको प्रयास करना है कि यह चारों अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित विषय वस्तु आपको एग्जाम तक ध्यान रखे। अब हम चर्चा करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सूची की। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पहले कैग श्री वी नरहरि राव की। इनका कार्यकाल 1948 से 1954। फिर श्री ए के चंद्रा 1954 से 1960, श्री ए के राय 1960 से 1966, श्री एस रंगनाथन 1966 से 1972, श्री ए बख्शी 1972 से 1978, श्री ज्ञान प्रकाश 1978 से 1984, श्री टी एन चतुर्वेदी 1984 से 1990, श्री सी जी सोमैया 1990 से 1996, श्री वी के शुंगलू 1996 से 2002, श्री वी एन कौल 2002 से 2008, श्री विनोद राय 2008 से 2013, श्री शशिकांत शर्मा 2013 से 2017, श्री राजीव महर्षि 2017 से 2020, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू 2020 से अब तक। दोस्तों, आपको नोट पॉइंट ध्यान रखना है, अब तक कोई भी महिला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त नहीं हुई है। एग्जाम हेल्प की यदि हम बात करें तो दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। एग्जाम हेल्प दोस्तों, कैग संसद के लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है कि लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक हम किसे कहते हैं, तब आपको आंसर करना होगा कैग। राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है कैग, जिनमें शामिल है विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सरकारी उपक्रम लेखा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश महालेखाकार के बारे में। मध्य प्रदेश के महालेखाकार पद की स्थापना मई 1985 में की गई थी। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश महालेखाकार पद की स्थापना मई 1985 में की गई थी। मध्य प्रदेश में महालेखाकार एक महत्वपूर्ण वित्त संबंधित प्राधिकारी होता था। महालेखाकार क्या होता है दोस्तों? वित्त संबंधित प्राधिकारी होता है। इसका प्रधान कार्यालय ग्वालियर में है एवं उप कार्यालय भोपाल में स्थित है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है मध्य प्रदेश महालेखाकार का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, तब आपको आंसर करना होगा ग्वालियर। ग्वालियर में दोस्तों
प्रधान कार्यालय है एवं उप कार्यालय भोपाल में स्थित है। आपको इन दोनों स्थानों को ध्यान रखना है। यदि हम चर्चा करें मध्य प्रदेश महालेखाकार्य के कार्यों की, तो दोस्तों इनके प्रमुख कार्य हैं मध्य प्रदेश शासन के वित्त तथा विनियोग उसका संकलन करना और उन्हें भारत के कैग को प्रेषित करना, मध्य प्रदेश के सभी ट्रेजरी व सब ट्रेजरी का लेखा परीक्षण करना। अब हम चर्चा करेंगे लेखा महानियंत्रक की अर्थात CGA की। दोस्तों CGA का पूरा नाम होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। प्रथम लेखा महानियंत्रक ऑफ इंडिया ये थे श्री CS स्वामीनाथन एवं वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है? श्रीमती सोनाली सेह, जो कि 26वें स्थान की हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA के कार्यों की। दोस्तों इनके प्रमुख कार्यों में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के लिए लेखा संबंधी नीति तैयार करना, यह कैग को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता की। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। सबसे पहले इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता, यद्यपि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तब दोस्तों आपके लिए यहाँ से एक बात समझ आई होगी कि जो कैग होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं और इनकी नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं। तो स्वतंत्रता में सबसे पहले इनको कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं कर सकते। इनका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इनके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उनके अधिकारों में उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दोस्तों भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएंगी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, इसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अतः इन्हें संसद में मतदान नहीं हो सकता। यह बात अनुच्छेद 148(6) में कही गई है। दोस्तों कहने का मतलब है कि वेतन, भत्ते, पेंशन, जितनी भी सारी बातें या सारी अदायगी होंगी वह संचित निधि पर भारित होंगी एवं इनको पे करने में संसद में मतदान नहीं करना पड़ेगा। यह बात अनुच्छेद 148(6) में कही गई है। दोस्तों कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम हेल्प की। दोस्तों कैग को गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहा जाता है। कैग कार्यालय के एक भाग के रूप में मध्य प्रदेश में लेखा परीक्षक बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई थी। तो दोस्तों प्रश्न बन सकता है मध्य प्रदेश में लेखा परीक्षक बोर्ड की स्थापना कब की गई? वर्ष 1968 में की गई। दोस्तों कैग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं, यह चर्चा भी हमने की। भारत के प्रथम कैग वी नरहरि राव थे। अब हम चर्चा करेंगे कंफ्यूजिंग पॉइंट की। दोस्तों कैग भारत सरकार का केवल लेखा परीक्षण करता है।
कैग राज्य सरकारों के लेखाओं का परीक्षण, संकलन और अनुरक्षण भी करता है। आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार का सिर्फ लेखा परीक्षण करता है, किंतु राज्य सरकारों का लेखा परीक्षण करने के साथ साथ उनका संकलन एवं अनुरक्षण भी करता है। पहले भारत सरकार का भी कैग संकलन एवं अनुरक्षण करता था। कहने का मतलब है, पहले कैग भारत सरकार के लेखाओं का भी संकलन एवं अनुरक्षण करता था, लेकिन वर्ष 1976 में इसे केंद्र सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण के कार्य से मुक्त कर दिया गया। अब एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि कैग को केंद्र सरकार के लेखाओं के संकलन एवं अनुरक्षण के कार्यों से किस सन में मुक्त किया गया? तो वह सन था 1976 एवं वर्तमान में अब सिर्फ कैग केंद्र सरकार के लेखाओं का परीक्षण करने का अवश्य कार्य करता है, ना कि संकलन एवं अनुरक्षण का भी। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं भारत और ब्रिटेन के कैग का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों, यहाँ पर अश्विन एवं जोश बटलर के बीच संवाद से हमें समझाने का प्रयास किया गया है। अश्विन कहता है हमारे यहाँ, दोस्तों अश्विन भारत का है, इंडिया का है, एवं जोश इंग्लैंड का है। अश्विन कहता है हमारे यहाँ कैग पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करते हैं। जोश बटलर कहता है हमारे यहाँ कैग बिना अनुमति सरकारी खजाने से पैसा नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, इंग्लैंड में कैग के बिना अनुमति के कोई भी सरकारी खजाने से पैसा नहीं निकाल सकता, लेकिन भारत में क्या है, भारत में कैग पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा परीक्षण करते हैं। अश्विन ने कहा हमारे यहाँ कैग संसद का सदस्य नहीं होता। जोश बटलर ने कहा कि हमारे यहाँ पर कैग हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों परीक्षा उपयोगी समितियों की। यहाँ एक तरफ आधार दिया हुआ है, एक कॉलम में लोक लेखा समिति, एक कॉलम में प्राक्कलन समिति एवं एक कॉलम में लोक उपक्रम समिति की चर्चा करी गई है। यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हर एक समिति से संबंधित बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गठन की। लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 1921 में किया गया। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में। लोक उपक्रम समिति का गठन 1964 में किया गया। कार्यकाल की यदि हम बात करें, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष एवं लोक उपक्रम समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। सदस्य संख्या की यदि हम बात करें तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसी प्रकार लोक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो दोस्तों लोक लेखा समिति में लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त विपक्षी पार्टी से अध्यक्ष होता है। आपको ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति में लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त विपक्षी पार्टी से अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति में स्पीकर द्वारा नियुक्त सत्ताधारी पार्टी से अध्यक्ष होता है एवं लोक उपक्रम समिति में लोकसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त सत्ताधारी पार्टी से अध्यक्ष होता है। अब हम चर्चा करते हैं तीनों समितियों के वर्तमान अध्यक्ष की। दोस्तों, लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं चौधरी अधीर रंजन, प्राक्कलन समिति के गिरीश बापटा, लोक उपक्रम समिति के संतोष गंगवार। कार्यों की यदि हम बात करें तो दोस्तों लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी खर्चों की जांच करती है। प्राक्कलन समिति वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों के लिए सलाह देती है। लोक उपक्रम समिति लोक उपक्रम के खर्चों की जांच करती है। अब हम चर्चा करते हैं नोट पॉइंट की। दोस्तों, लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी, किंतु 1950 में इसे संसदीय समिति का दर्जा प्राप्त हुआ। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न बन सकता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहते हैं? तब आपको आंसर करना होगा लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम समिति में कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता।
आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, इन तीनों समिति में कोई भी मंत्री इनका सदस्य नहीं होता। दोस्तों, प्राक्कलन समिति में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या होती है, जो कि होती है 30 सदस्य। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों एवं ग्रुप्स तक शेयर करें जहां पर हमारे वीडियोस से अन्य व्यक्तियों को लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप यह पुस्तक परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से सीधे पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।